अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं lukman.com और मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरी आलमी जंग हुए 8 अशरे गुजर चुके हैं। मशरकी एशियाई मुल्क जापान, जो 6,500 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है, इस वक्त जापान की कुल आबादी तकरीबन 12.5 करोड़, जबकि जर्मनी की आबादी 8.5 करोड़ है। दूसरी जंग अजीम में तबाह और बर्बाद हो जाने वाले जापान और जर्मनी ने कुछ दिहाइयों में कैसे अपने पांव पर वो खड़े हुए, जापान और जर्मनी की एटमी तबाही से तरक्की के सफ़र की एक ये दिलचस्प कहानी है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एक अमरीकी B-29 लड़ाका तैयारे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम लिटिल बॉय गिराया। इस धमाके में 76,000 इमारतें यानी 90% मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई। 33 किलोमीटर जमीन में से 40% जमीन राख हो गई। इस साहने में 1,40,000 लोग जान से हाथ धो बैठे। मामला यही नहीं रुका। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक और धमाका हुआ, जिसमें 74,000 लोग मारे गए। सिर्फ इन 2 वाक़यात में जापान के 2 बड़े शहरों के 2 लाख से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि हज़ारों अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जो आज तक माजूर हैं। नस्लें गुजर गईं, लेकिन आज भी वहाँ लोग माजूर पैदा होते हैं। धमाकों के फौरी और नजर आने वाले असरात के अलावा जोहरी ताबकारी से होने वाले पोशीदा नुकसान तबाह कुन और नाकाबिले यकीन था, जिसने लातादाद जिंदा बच जाने वालों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नुकसानात के बावजूद जापान ने एक कौम के तौर पर खुद को दोबारा बनाने की एक अमली मिसाल कायम की। बदतरीन शिकस्त के बावजूद आज जापान 4.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतने बड़े पैमाने पर तबाही के बाद भी जापान आज बरामदी हुजम के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा बरामद कुनंदा मुल्क है। इसके बाद जिद्दत और तकनीकी मसनूआत में जापान को आलमी मंडी का सबसे बड़ा रहनुमा समझा जाता रहा। तबाही से तरक्की तक जापान और जर्मनी के दिलचस्प सफ़र की कहानी आज आपको दिखाएंगे। जापान और जर्मनी ने वो सब कुछ कैसे हासिल किया जो वो खो चुके थे। क्या अमेरिका के हाथों जापान की तबाही के बाद तामीर नौ में अमेरिका का कोई किरदार था? दूसरी आलमी जंग के 7 अशरे बाद जर्मनी और जापान कहाँ खड़े हैं? दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मनी और जापान में कई मिलियन इंसान तबाह हुए, लेकिन दिलचस्प फैक्टर यह है कि 80 साल गुजरने के बाद जर्मनी और जापान आलमी सतह पर इमदाद देते हैं, बल्कि ये माशी लिहाज से आज कई ममालिक की शह रख दबोचने की भी ताकत रखते हैं। आज दोनों ममालिक का शुमार दुनिया की लिबरल जमहूरी रियासतों में भी होता है, मगर यूरोपीय और शुमाल मशरकी एशियाई ममालिक में जब जर्मनी और जापान का जिक्र होता है तो दुनिया के सामने ताकतवर ममालिक बनकर अपना नक्शा पेश करते हैं। दूसरी आलमी जंग का आगाज उस वक्त हुआ था जब 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनों ने यूरोपीय मुल्क पोलैंड पर हमला कर दिया था। दूसरी जंग के दौरान पोलैंड में 6 मिलियन अफराद मारे गए थे, जिनमें निफ्स तादाद यहूदियों की थी। इसी तरह दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनों ने हॉलैंड में 1 लाख से ज़ायद अफराद को हलाक किया था। हलाक होने वालों में एक यहूदी लड़की एन फ्रांक शामिल थी, जिसने उस दौर में किए मुजालिम को अपनी डायरी में उतार लिया था। एम्स्टर्डम में वाक़या एक म्यूजियम में उस लड़की की यादें आज भी जिंदा हैं। मुश्किल सूरत हाल में जापान ने आलमी बरादरी की मदद और अमेरिका के अहम किरदार से बहाली का सफ़र शुरू किया। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद जापान की पहले से मौजूद बादशाहत का खात्मा हुआ और उसका कंट्रोल इत्तेहादी ताकतों ने संभाल लिया। अमेरिका ने माहिर इक्तसादियात और सफारतकार जोसेफ डॉज की क़यादत में डॉज लाइन मंसूबा बनाया। मंसूबे का मकसद हुकूमती खराजात में कमी, टैक्सों में इजाफा करना था, बल्कि वैसे ही अभी हाल ही में सदर ट्रंप ने जैसे टैरिफ का शोशा छोड़कर पूरी दुनिया की मईशत को खतरे में डाल दिया था। डॉज लाइन मंसूबे की कामयाबी ने जापान में तरक्की की बुनियाद रखी। जापान और जर्मनी में तबाही के बाद मंसूबों को आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड जैसे इदारों के ज़रिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग के ज़रिए मज़ीद आगे बढ़ाया गया। जंग के बाद जापान का सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ और एक नई जमहूरी हुकूमत बन गई। शिगेरू योशिदा जापान के वज़ीर आज़म बन गए।
शिगेरू योशिदा ने 1946 से 1948 और फिर 1948 से 1954 तक वजीर आज़म के तौर पर इख्तियार संभाला। मुख्तसर ये कि शिगेरू योशिदा के दौर में जापान में तरक्की का आगाज़ हुआ, बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बनाई गई। उनमें सबसे आम योशिदा नज़रिया था, जिसने जापान की इक्तिसादी बहाली के लिए एक रोड मैप तैयार किया। जंग के बाद इत्तेहादी अफवाज की रहनुमाई में जापानी हुकूमत ने जो आइन तैयार किया, उसके बाद जापान ने पायदार तरक्की की बुनियाद रखी। हुकूमत ने बड़े ज़मींदारों से ज़मीन वापस लेकर किसानों और आम लोगों में बराबर तकसीम कर दी। ये तय कर दिया कि किसी फ़र्द या ख़ानदान के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन हो सकती है। खेती बाड़ी के जदीद तरीके मुतारिफ करवाए, जिससे ज़रई पैदावार मुस्तहकम हो गई। जापान की सनती कामयाबी के पीछे एक ताकतवर ग्रुप क्रेस्टेसो दरअसल कंपनियों का एक तवील मुद्दती कारोबारी ताल्लुकात का मजबूत नेटवर्क था। टोयोटा ग्रुप क्रेस्टेसो की एक बेहतरीन मिसाल है। इस नेटवर्क का बुनियादी हिस्सा टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन है, जो गाड़ियों के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को संभालता है। आहिस्ता आहिस्ता जापान ने बरामदात की बहाली को तेज़ किया। स्टील, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी सनतों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। जापानी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियां करके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम को मुस्तकबिल चुन लिया। यूनिवर्सिटियों, तहकीकी अदारों और निजी सनतकारों को मजबूत किया। नतीजा ये निकला कि टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक और हिटैची जैसी कंपनियां आलमी मार्केट में फैल गई। यही वजह है कि जापानी मसनूआत दुनिया भर में अपने मयार और भरोसे की वजह से मशहूर हैं। आज जापान हर मामले में अमन के सफ़ीर के तौर पर आलमी दुनिया में मुस्बत किरदार अदा करता है, ताकि आने वाली नस्लें अमन, रवादारी और तनाज़ात की रोकथाम की अहमियत को समझें। इसलिए कहते हैं कि जंगें मसाइल का हल कभी भी नहीं होती, बल्कि जंगों के असरात आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई एक शख्स किसी भी मुल्क को दांव पर लगा सकता है, मुल्क की इज्जत को पांव तले रौंद सकता है, इदारों के सर पर आने वाला इदारों के सरों पर चढ़कर बोलने वाला बन जाता है। जहां अवाम की सपोर्ट नहीं होती वहां डिक्टेटर, और जहां इदारों की सपोर्ट नहीं होती वहां मजलूम जमहूरियत का मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन वाज़ेह रहे, मैं ये बात कर रही हूँ आज से 80 साल कबल एक शख्स की, जो जालिम डिक्टेटर तो था ही, मगर जमहूरियत से भी उस शख्स को एक ख़ास नफ़रत थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अडोल्फ हिटलर की। हाँ जी, वही हिटलर जिसको जुल्म के बाद 30 अप्रैल 1945 में सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, और वो था सुसाइड, खुद को गोली मारकर कत्ल कर लिया। हिटलर से बाद में लोगों को इतनी नफरत हुई कि 10 मई 1937 को नाजी पार्टी के एहलकारों ने 25,000 से ज़ायद किताबें जला दी। उन्होंने किताबों को गैर जर्मन और मुल्क दुश्मन करार दिया। वो इससे पहले भी कई किताबों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। आज भी जर्मनी में हिटलर की बरसी पर बहुत से लोग किताबों को जलाते हैं, ताकि डिक्टेटर का दिया हुआ दर्स किसी के जहन में बाकी ना रहे। मार्क्सी लिटरेचर, नफ्सियात, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के दर्स पर किताबें, वो किताबें जो यहूदियों, गैर मुल्कियों ने लिखी थी। आर्ट, थिएटर, नफ्सियात पर किताबें, तकरीबन हर किस्म की किताबें जिन पर नाजी पार्टी का ख्याल था कि ये इनकी पार्टी के खिलाफ की गई हैं, हम इनको राख का ढेर बनाएंगे। वर्ल्ड वॉर II के बाद सर्द जंग के दौरान यूरोप को सोवियत यूनियन से कई खतरात लाहक थे, जिसने यूरोप को जर्मनी के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी एशियाई ममालिक तनहा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखते थे, लिहाजा ताकतवर इत्तेहाद मशरकी एशियाई ममालिक की भी ख्वाहिश थी। यूरोप में इत्तेहाद की कोशिश करने वाले मुतअद्दिद जर्मन रहनुमा आए, लेकिन चीन, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के मुताबिक जापान ने कभी गलती का एतराफ़ न किया। दूसरी आलमी जंग में तबाही का शिकार बना देने वाले जापानी बादशाह हेरोवेटिव को ना कोई सज़ा दी गई, ना कोई एहतसाब हुआ, और ना ही कोई जिम्मेदार करार दिया गया कि किस बुनियाद पर और क्यों लाखों लोगों को तबाही के धाने पर पहुंचाया। जंगी जराइम में शामिल दूसरे रहनुमाओं को भी किसी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़ा, और वो बच निकले, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के दादा कौन आबे भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को 8 जुलाई 2022 को कत्ल कर दिया गया था।
چین کے تعلیمی نظام اور پاپولر کلچر میں آج بھی جاپان کی طرف سے ماضی میں ڈھائے جانے والے مظالم اور اذیتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ کھیلوں کے مقابلوں میں بھی جاپان مخالف جذبہ نمایاں ہوتا ہے، یعنی مدتوں بعد جاپان اور جرمنی آج بھی اپنوں کی یادوں کو راکھ بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔